नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन पावर। एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पे हम स्वागत करते हैं आप सभी का। और आज हम लोग वीडियो जो बनाने वाले हैं, इस वीडियो का टॉपिक होगा भाषा। भाषा से संबंधित हम लोग कुछ बात करेंगे इस पे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है भाषा से संबंधित, आप लोग चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा उससे लाभ ले सकते हैं। वो पठन से संबंधित खास करके उसमें है, लेकिन हम आज जो हम लोग बात करने वाले हैं जिस तथ्य की ओर, वो तथ्य हम लोग का है भाषा। और भाषा के मतलब कक्षा कक्ष के संबंधित, कक्षा कक्ष में भाषा के क्या कार्य हैं, भाषा की क्या प्रकृति है, इन सभी चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे। और भाषा की क्या विशेषता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कोशिश करूँगा कि मैं छोटे समय में आप जो ये सारी चीज़ों को समाहित कर दूँ। और फिर भी ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को, तथ्यों को इसमें सम्मिलित करना है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और जिसको वास्तविक आवश्यकता है उस तक ये पहुंच सके। तो हम लोग बात करते हैं आज भाषा के संदर्भ में। हमारी आज जो टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? भाषा। भाषा जैसे लैंग्वेज, भाषा मतलब जो अंग्रेजी शब्द होता है भाषा के लिए प्रयुक्त जो होता है लैंग्वेज। दोस्तों, भाषा को ऐसे हम लोग समझने का प्रयास करें तो भाषा की जो भाषा के संबंध में जो बहुत सारी परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने अनेक जो है किताबों में लिखी हुई आपको मिलेंगे, जिसके भाषा के संदर्भ में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। लेकिन जब हम बात करें व्याकरण में, बहुत सारे व्याकरण में आपको देखने के लिए मिलेगा कि विचारों की अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वही क्या है? भाषा है। तो बिल्कुल, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम तो भाषा है, लेकिन हम लोग इसे जब भी एग्जामिनेशन में लिखें या फिर जब हम एग्जाम में इसका जो है उपयोग करना चाहें, प्रयोग करना चाहें, तो बिल्कुल भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों को उसमें किताबी भाषा का जरा सा भी प्रयोग नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, किताबी भाषा का जरा सा भी प्रयोग नहीं करना है। उसमें जो भी भाषा लिखेंगे, जो भी भाषा उसमें लिखेंगे, वो सिर्फ अपनी भाषा होनी चाहिए, यानी कि अपनी भाषाओं में ही हमें उत्तर लेखन करना है। किताबी भाषा में यदि हम उत्तर लेखन करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि किताबी भाषा में उत्तर लेखन से आपके मार्क्स कटते हैं। और इस संदर्भ में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किताबी भाषा का प्रयोग हम ना करें। तो इसीलिए हम लोग भाषा को समझने का प्रयास करते हैं कि हम इसके जो प्रश्नों को लिखते हैं तो प्रश्नों के स्वरूप में जब हम बनाते हैं भूमिका और जो उसके अर्थ, परिभाषा आदि को किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखें, यदि आप प्रश्न का स्वरूप बना रहे हैं तो आप छोटे से मतलब थोड़े से तथ्यों में बहुत सारे चीज़ों को लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाषा की। भाषा के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं तो भाषा क्या है? भाषा के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि भाषा क्या है। भाषा जो वह माध्यम है, वह तरीका है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरे व्यक्ति के विचारों को आदान प्रदान, यानी कि ये एक जो है विनिमय पद्धति है। विनिमय पद्धति आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइंस में, आर्ट्स में, बहुत सारे सब्जेक्टों में आपने पढ़ा होगा विनिमय पद्धति। विनिमय पद्धति वो पद्धति होती है जिसमें सिर्फ लेना ही नहीं बल्कि देना भी होता है। तो और यही पद्धति जो है भाषा में ये पद्धति सम्मिलित होती है, अर्थात आदान और प्रदान। आदान प्रदान यानी कि जो हम बोलते हैं वो दूसरे व्यक्ति सुनते हैं और जो दूसरे व्यक्ति के विचार होते हैं वो हम तक पहुंचता है, और इसका माध्यम क्या होता है? इसका माध्यम होता है भाषा। इसी प्रकार से हम भाषा को जो है लिख सकते हैं कि भाषा वह माध्यम या तरीका है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने मन में उपार्जित विचारों को, अपने मन में उपार्जित जो है जितने भी उसके तथ्यों को जो है एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं और जो है अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है? भाषा एक माध्यम है, भाषा एक सशक्त माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं। और जो है ये भाषा, बिना भाषा के जो है संपूर्ण संसार का बहुत सारे कार्य को नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भाषा जो है बहुत ही आवश्यक है हम लोगों के कार्यों के लिए, दिनचर्या के लिए। भाषा एक जो है बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। भाषा में आप देखेंगे तो भाषा वह जो है रूप है, वह स्वरूप है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार को, अपने भावों को लिख कर, बोल कर या फिर किसी भी माध्यम से जो है वो प्रकट करता है। इस प्रकार से माध्यम मतलब ये कहा जा रहा है कि माध्यम भाषा है। जो हम बोलते हैं वो भाषा नहीं बल्कि भाषा जो है हमारे बोलने का माध्यम है। जी हाँ, विचारों की अभिव्यक्ति ही क्या है? माध्यम है। मतलब इस प्रकार से हम इसकी कुछ भूमिकाओं को बना सकते हैं। अब हम लोग थोड़े इसके अर्थ के संदर्भ में यदि जानने का प्रयास करें तो अर्थ क्या हो सकता है इसका, हम लोग देखते हैं अर्थ क्या होगा। सबसे पहले भाषा के अर्थ की यदि हम बात करें, अर्थ किसकी बात करते हैं हम लोग? अर्थ की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे मीनिंग की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मीनिंग की, MEA, ठीक है, मीनिंग की हम बात कर रहे हैं। तो मीनिंग क्या है, हो सकती है? सबसे पहले भाषा के संदर्भ में हम जानना चाहते हैं कि भाषा की उत्पत्ति हुई कहाँ से, भाषा है क्या।
भाषा की उत्पत्ति जो है, भाषा की उत्पत्ति यदि आप देखें तो सबसे पहले जो प्रचलित भाषाएं थी, सबसे पहले प्रचलित भाषा में कौन सी भाषा थी? संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। इसीलिए संस्कृत को क्या कहा जाता है? संस्कृत को भाषा की बहुत सी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। जी हाँ, बहुत सी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो है भाषा शब्द जो है संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है। किस धातु से बना है? भास धातु से। भास धातु से, ठीक है, भास धातु से बना है। और भास का अर्थ क्या होता है? भास का अर्थ होता है बोलना। और इसमें जब आ प्रत्यय जुड़ता है, कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? आ प्रत्यय जुड़ता है। देखिए ये बहुत ही क्या कहते हैं, VVI पॉइंट है। ये आपको सीटेट, बीटेट, एस्टेट किसी भी शिक्षण एग्जाम में, किसी भी हिंदी भाषा के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी हिंदी भाषा के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान में जरूर रखिए कि कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय लगने के बाद जो है भाषा बना। तो संस्कृत भाषा के भास धातु में जब आप प्रत्यय को जोड़ते हैं तभी भाषा का जन्म होता है। और ये भाषा का अर्थ, भास का अर्थ क्या होता है? बोलना। क्या होता है? बोलना। बोलना। और संस्कृत विद्वान में इसको कहा भी गया है, संस्कृत जो है विद्वानों ने इसके संदर्भ में बोला है कि जो है इसके संदर्भ में कहा है कि अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वही भाषा है। अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वही भाषा है। क्या है? अभिव्यक्ति जो हम करते हैं वही क्या है? भाषा है। अभिव्यक्तम माध्यम भाषायाम, ठीक है। अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वही क्या है? भाषा है। हम जिस जैसे विचारों को या फिर किसी भी हमारे अंदर उपार्जित जितने भी जो है वह अच्छे विचार या फिर बुरे विचार जो हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों को कहते हैं, और उनसे जो संबंधित विचार हमें मिलता है, सुनने को मिलता है, ये सारी क्या है? ये विचार के अंतर्गत आती है। हमारे जो है भाषा के संदर्भित हैं, भाषा से संदर्भित हैं। अब हम लोग जो है इसके अर्थ को लगभग समझ चुके हैं। अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है इसका जो है ये मीनिंग का, ये हम इसकी बात करें तो मीनिंग होता है इसका बोलना। क्या होता है? बोलना मीनिंग होता है। यानी कि अपने भाषा को दूसरों के सामने बोलकर जो हम लोग प्रकट करते हैं वो क्या होता है? वही भाषा होता है। और भाषा संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है। किस धातु से बना है? भास धातु से बना है। और जी हाँ, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगा है? ये क्या है? ये प्रत्यय है। प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय लगा है? इसमें आप प्रत्यय लगने के बाद जो है भास धातु जो है भाषा का रूप लेता है। और भाषा कहाँ से, भास धातु कहाँ से आई है? संस्कृत से आई है। इस प्रकार से जो भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। और जी हाँ दोस्तों, भाषा जो है, भाषा संस्कृत भाषा की, किस भाषा से? संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है। किस धातु से बना है? संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है। और भास धातु का अर्थ होता है बोलना। जी हाँ दोस्तों, भास धातु का अर्थ क्या है? बोलना होता है। बोलना होता है। और जब इसमें आ प्रत्यय जुड़ता है, कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? आ प्रत्यय जुड़ता है। तो क्या बन जाता है? ये दोनों मिल करके बनता है भाषा। और भाषा जो है हमारे हिंदी में प्रयुक्त होता है। तो भास धातु में आस प्रत्यय के जुड़ने से जो है भाषा बनता है। और भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। जी हाँ दोस्तों, भाषा का अर्थ क्या हुआ? बोलना हुआ। और ये संस्कृत में, संस्कृत जो है भाषा के, संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है। किस धातु से बना है? संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। संस्कृत विद्वानों ने इसके संदर्भ में, संस्कृत विद्वानों ने इसके संदर्भ में कहा है कि जो बोलने का माध्यम है वही भाषा है। जो बोलने का माध्यम है वही भाषा है। जैसे कि व्यक्तम वाणी, इसके संदर्भ में संस्कृत शास्त्रियों ने कहा है, संस्कृत भाषा शास्त्रियों ने कहा है, व्यक्तम वाणी, व्यक्तम वाणी भाषायाम, व्यक्तम वाणी, जी हाँ, व्यक्तम वाणी भाषायाम, ये बातें कही है। संस्कृत विद्वानों ने ये बातें कही है कि व्यक्त करने की जो वाणी है, हम लोग जिस वाणी से व्यक्त करते हैं वही क्या है? भाषा है। ये संस्कृत में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ जो है हम आप सभी के सामने स्पष्ट करने का प्रयास किए कि जो अर्थ है, इसका अर्थ जो है ये संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जब उसमें आप प्रत्यय लगता है तो भाषा का जन्म होता है। और भाषा अर्थात बोलना जो है क्या है? बोलना ही भाषा है। और जो है ये इसके संदर्भ में संस्कृत में लिखा भी हुआ है, व्यक्तम वाणी भाषायाम, यानी कि व्यक्त करने का जो वाणी का जो माध्यम होता है वही क्या है? वही भाषा है। व्यक्तम वाणी भाषायाम। अब हम लोग इसके संदर्भ में इस प्रकार से हम लोग जो है एक भूमिका के बाद अर्थ को लिख सकते हैं। और हम लोग अब बात करेंगे इसके संदर्भ में थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। और इसके बाद हम जो है इसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं आगे, और उसमें हम बात करेंगे इसकी विशेषता की, प्रकृति की। तो हम लोग जो है अब हम लोग परिभाषाओं की ओर चलते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूं परिभाषा, दिखाई पड़ रही होगी आप लोगों को। परिभाषा, ठीक है, हम लोग चलते हैं परिभाषा की। देखिए दोस्तों, परिभाषा चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो,
परिभाषा हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग विद्वान अपने अपने प्रकार से देते हैं, अलग अलग विद्वानों का अपना अपना मत होता है, हर एक संदर्भ में अपना अपना मत होता है। तो आज हम लोग जिस संदर्भ की बात कर रहे हैं वह संदर्भ है भाषा, यानी कि वह तथ्य भाषा है। और भाषा के संदर्भ में भी बहुत सारे ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं, बहुत सारे ऐसे भाषा विद्वता हैं जिन्होंने भाषा जो है विद्वान है जो भाषा के संदर्भ में अपने अपने विचार को जो है प्रकट करने का प्रयास किया है, जो परिभाषा के रूप में हम लोग आज पढ़ते हैं, समस्त समाज में विद्वान है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसकी कुछ परिभाषाओं को, महत्वपूर्ण परिभाषा में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्वीट महोदय का परिभाषा। इसकी परिभाषा देखेंगे स्वीट महोदय का। किसका देख रहे हैं हम लोग? स्वीट महोदय का परिभाषा देख रहे हैं, जो भाषा के संदर्भ में अपनी परिभाषा दी। इन्होंने क्या कहा कि भाषा क्या है, हम लोग देखते हैं भाषा क्या है। स्वीट महोदय ने कहा कि भाषा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाषा ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही। मेरे साथ साथ आप भी दोहराइए, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप सभी को दोस्तों, जी हाँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब भी हमारे इस वीडियो को आप देखें तभी आप कॉपी और कलम साथ में लेकर बैठें और जो मेन पॉइंट आपको लगे आप उसको जरूर नोट करें। तो सबसे पहले यहाँ देखिए स्वीट महोदय ने क्या कहा। स्वीट महोदय ने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा भाषा को प्रकट करना। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना। जी हाँ दोस्तों, विचारों को प्रकट करना, क्योंकि हमारे अंदर जो विचार होता है उसी का हम आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ जो ध्वन्यात्मक शब्द के द्वारा जो विचारों का क्या होता है, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है, प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था स्वीट महोदय ने। किसने कहा था? स्वीट महोदय ने कहा करना ही क्या है, प्रकट करना ही भाषा है। क्या है? भाषा है। ये किसने कहा? ये कहा था स्वीट महोदय ने। स्वीट महोदय का ये परिभाषा बहुत स्वीट सा परिभाषा है, बहुत अच्छा सा परिभाषा है, जो आप आराम से याद कर सकते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा, अर्थात जो चीजें हम बोलते हैं, अर्थात जिसमें स्वर सम्मिलित होता है, यानी कि ध्वन्यात्मक शब्दों जिसमें आवाज सम्मिलित होता है, और उनके द्वारा जो हम अपने मन में उपार्जित विचार होते हैं, उन विचारों को जो है हम प्रकट करते हैं, वही क्या है? भाषा है। ये किसने कहा था? स्वीट महोदय ने कहा था। किसने कहा था? स्वीट महोदय ने कहा था। एक स्वीट सा परिभाषा उन्होंने इसके संदर्भ में दिया। अब हम बात करते हैं अगले शिक्षा शास्त्री की, जिन्होंने मनोविज्ञान इसके संदर्भ में हिंदी भाषा में भाषा के संदर्भ में जो अपनी परिभाषाएं दी। तो हम लोग बात करते हैं स्वीट महोदय के बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर पर श्याम सुंदर दास। जी हाँ, श्याम सुंदर दास जी भी बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, भाषा शास्त्री हैं, जिन्होंने इसके संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में अपनी परिभाषाएं दी। वो किस प्रकार से अपनी परिभाषाओं को दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं। श्याम सुंदर दास, जी हाँ, श्याम सुंदर दास जी का ये परिभाषा हम लोग याद करने का प्रयास कर रहे हैं। श्याम सुंदर दास, ठीक है, इसकी परिभाषा को हम लोग समझते हैं कि ये अपनी परिभाषा के माध्यम से भाषा को किस प्रकार से जो है परिभाषित कर रहे हैं। इसके कहने का अर्थ भाषा क्या है, भाषा जो है कौन सा माध्यम है, इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा, जी हाँ दोस्तों, हमने सबसे पहले देखा स्वीट महोदय का स्वीट सा परिभाषा, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है? भाषा है। और हम लोग श्याम सुंदर दास के अकॉर्डिंग देखें तो भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। भाषा ध्वनि संकेतों का क्या है? व्यवहार है। भाषा ध्वनि संकेतों का क्या है? व्यवहार है। ये किसने कहा? व्यवहार है। ये किसने कहा? ये कहा था श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास जी कम शब्द में ही निपट लिए कि भाषा ध्वनि संकेत का व्यवहार है। भाषा जो है, हम जो ध्वनि के माध्यम से अपने संकेत यानी विचारों को जो प्रकट करते हैं, वही भाषा है। लगभग सभी शिक्षा शास्त्री एक ही बात को कहना चाह रहे हैं अलग अलग तरीके से। श्याम सुंदर दास जी, जी हाँ दोस्तों, श्याम सुंदर दास जी जो बड़े शिक्षा शास्त्री थे, हिंदी भाषा में यह भाषा शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। क्या है? भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। तो इस प्रकार से हमने
दो परिभाषाएं आपको बताई। सबसे पहली परिभाषा किसकी बताई? जी हाँ, सबसे पहली परिभाषा जो मैंने बताया स्वीट महोदय का बताया। किसका बताया? स्वीट महोदय का बताया। और स्वीट महोदय एक स्वीट सा परिभाषा देता है। क्या परिभाषा देता है? क्या परिभाषा देता है स्वीट महोदय? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है? भाषा है। ये किसने कहा? स्वीट महोदय ने एक स्वीट सा परिभाषा दिया। दूसरी नंबर पे हम बात करें, दूसरी परिभाषा की बात करें तो श्याम सुंदर दास जी, इसका बात कर रहे हैं हम। श्याम सुंदर दास जी जो एक भाषा शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि भाषा क्या है? भाषा के संदर्भ में उन्होंने जो परिभाषाएं दी, भाषा के संदर्भ में उन्होंने परिभाषा दी कि भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। क्या है? भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। हमारे साथ साथ यदि आप भी दोहराते हैं दोस्तों, आप भी हमारे साथ साथ यदि दोहराते हैं और कॉपी कलम लेके लिखते हैं तो दोबारा आपको फिर इस संदर्भ में नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप हमारे इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को भी यदि आप दोहराते हैं तो आपको ये साथ साथ ही याद हो जाएगा। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। ये किसने कहा था? श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। दोस्तों एक और परिभाषा हम लोग ले लेते हैं, जो ऐसे तो बहुत सारे विद्वानों ने दी है, लेकिन एक दो जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उनको हम लोगों को याद करने में सहूलियत होगा और हम अपने प्रश्नों को बहुत ही अच्छे बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दो परिभाषाओं के बाद तीसरी परिभाषा की। और वो तीसरी परिभाषा किसने दिया था? जी हाँ, तीसरी परिभाषा दिया था प्लेटो ने। किसने दिया था? प्लेटो ने। और प्लेटो का परिभाषा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। किसका परिभाषा देखेंगे हम लोग अब? प्लेटो महोदय ने दिया था परिभाषा। किसके संदर्भ में? भाषा के संदर्भ में। प्लेटो के अनुसार भाषा क्या है? प्लेटो ने कहा इस भाषा के संदर्भ में उन्होंने परिभाषा दिया कि विचार आत्मा की मुख क्या है? आत्मा की मुख जो है अध्वन्यात्मक स्वरूप है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। विचार जो है आत्मा की मुख अध्वन्यात्मक स्वरूप है। ठीक है, तो ये तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो अगले शिक्षा शास्त्री के संदर्भ में, अगले जो भाषा शास्त्री हैं उसमें प्लेटो महोदय के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। प्लेटो महोदय ने क्या परिभाषा दी इसके संदर्भ में? प्लेटो महोदय का कथन था कि विचार जो है आत्मा की अध्वन्यात्मक रूप है। विचार क्या है? आत्मा की जो है अध्वन्यात्मक, यानी कि जिसमें आवाज नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, अध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि उसमें नहीं हो। ठीक है, अध्वन्यात्मक विचार जो है मानव के मन की अध्वन्यात्मक स्वरूप है और हृदय अध्वन्यात्मक स्वरूप है। ठीक है, जब वही ध्वन्यात्मक होठों पर प्रकट होती है, जब वही ध्वन्यात्मक होठों पर प्रकट हो जाती है तो वह भाषा कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, जब वह जो है हमारे ध्वन्यात्मक होठों पर प्रकट हो जाती है तो वह क्या कहलाती है? तो वह जो है भाषा कहलाती है। ये किसने कहा था? ये कहा था प्लेटो महोदय ने। विचार आत्मा की क्या है? मुख या अध्वन्यात्मक स्वरूप है। विचार जो है यहाँ लिख देते हैं हम, विचार क्या है? विचार जो है आत्मा की मुख, यानी कि इसमें आवाज नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, मुख मतलब आवाज नहीं होती है। जैसे कि सबसे पहले जो मुख फिल्म बना था उस फिल्म में आवाज नहीं थी। यहाँ दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे जो बताने का प्रयास किया जा रहा है कि विचार आत्मा की मुख यानी कि मुख, या फिर हम इसको अध्वन्यात्मक कह सकते हैं। अध्वन्यात्मक क्या है? अध्वन्यात्मक स्वरूप है। क्या है? अध्वन्यात्मक स्वरूप है। क्या? अध्वन्यात्मक स्वरूप क्या है? विचार आत्मा की मुख और अध्वन्यात्मक स्वरूप है। जब यही कहा जाता है कि जब यही जो है जब हमारे होठों पर यही जो है ध्वन्यात्मक होठों पर प्रकट होती है। जब यही, जी हाँ दोस्तों, जब यही विचार हमारे होठों पर हमारे होठों पर क्या होता है? हमारे होठों पर ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट होती है। जब होठों पर ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट होती है, ध्वन्यात्मक रूपों में, देखिए आप, ध्वन्यात्मक रूपों में प्रकट होती है। जी हाँ दोस्तों, ध्वन्यात्मक रूपों में प्रकट होती है। ये क्या है? यही इसकी परिभाषा है प्लेटो महोदय का। विचार आत्मा की मुख मतलब उसमें आवाज नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की आवाज नहीं होती है। तो विचार आत्मा की मुख और अध्वन्यात्मक, अर्थात उसमें ध्वनि नहीं होती है, ऐसा स्वरूप होता है विचार। और विचार जब यही विचार
जब यही विचार हमारे होठों पर ध्वन्यात्मक स्वरूप में प्रकट होता है। जी हाँ दोस्तों, ध्वन्यात्मक स्वरूप में प्रकट होता है जब हम उसको बोलने का प्रयास करते हैं ध्वनि के साथ, स्वर के साथ, तो यही चीज जो है क्या कहलाती है, यही चीज भाषा कहलाती है। ये शिक्षा शास्त्री प्लेटो के द्वारा कहा गया था। प्लेटो भाषा के संदर्भ में अपने विचार को इस प्रकार से प्रकट किए थे। भाषा के संदर्भ में इन्होंने ये परिभाषाएं दी थी। अब एक परिभाषा और अब हम लोग देख लेते हैं। वो परिभाषा है सुमित्रा नंदन पंत जी का। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी जो हिंदी में बहुत जो है बड़े जो है आप देखेंगे जो शिक्षा शास्त्री हैं और बहुत बड़े भाषा शास्त्री भी हैं। उनके बहुत सारी ऐसी रचनाएं जो आप हिंदी विषय में पढ़ते होंगे। तो हम लोग आज थोड़ी सी उसके बारे में संदर्भित कर लेते हैं, क्योंकि उनका नाम बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रचलित होता है साहित्य में। तो हम लोग देखते हैं सबसे थोड़ी सी इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसको देखेंगे? सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी का क्या परिभाषा था, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का। ठीक है, किसको देख रहे हैं हम लोग? सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन हम ऐसे लिख लेते हैं, हम लोग ठीक से लिखेंगे। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा क्या परिभाषा दिया गया था, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, फिर हम लोग इसको डील कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कहते हैं इसके संदर्भ में? सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं भाषा संसार का नाटमय चित्र है। क्या है? भाषा संसार का वह नाटमय चित्र होता है, चित्र है और ध्वनिमय स्वरूप है। ठीक है, भाषा संसार का वह नाटमय चित्र है, नाटमय चित्र है और ध्वनिमय स्वरूप है। भाषा क्या है? नाटमय चित्र है। नाटक जो हम लोग प्रस्तुत करते हैं वह चित्र है भाषा, और जो है वह ध्वन्यात्मक स्वरूप है। क्या स्वरूप है? ध्वन्यात्मक स्वरूप है, हृदय तंत्र की झनकार है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आया हुआ है। यह प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलेगा सीटेट बीटेट में या फिर किसी भी शिक्षण एग्जाम में, फिर हिंदी में, हिंदी भाषा में, चाहे आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें आपको हिंदी भाषा में जी हाँ दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। और ये जो सुप्रसिद्ध बात है, ये सुप्रसिद्ध बात है, हृदय का झनकार किसने कहा है? भाषा को हृदय का झनकार किसने कहा? तो सुमित्रा नंदन पंत जी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके परिभाषाओं के संदर्भ में बात करते हैं, तो इन्होंने क्या कहा? भाषा संसार का नाटमय क्या है? चित्र है। भाषा संसार का नाटमय चित्र है और ध्वन्यात्मक स्वरूप है। क्या है? ध्वन्यात्मक स्वरूप है। भाषा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह हृदय की झनकार है, हृदय की झनकार है जिसके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। जिसके स्वर में क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है या फिर अभिव्यक्ति पाती है, ऐसा उसमें लिखा गया है। तो हम यहाँ पे हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो क्या कहा सुमित्रा नंदन पंत जी ने भाषा के संदर्भ में? भाषा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाषा संसार का क्या है? नाटमय चित्र है। लिख लेते हैं हम लोग थोड़ी सी। भाषा संसार का नाटमय चित्र है। क्या है? नाटमय चित्र है। भाषा संसार का नाटमय चित्र है, नाटमय चित्र है। ठीक है, ध्वन्यात्मक स्वरूप है। इसके संदर्भ में इन्होंने कहा ध्वन्यात्मक, इसमें ध्वनि होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? ध्वनि होती है। तो ये क्या है? ध्वन्यात्मक स्वरूप है। क्या है? ध्वन्यात्मक स्वरूप है। ठीक है, ध्वन्यात्मक स्वरूप है। भाषा संसार का नाटमय चित्र है, भाषा संसार का नाटमय चित्र है, ध्वन्यात्मक स्वरूप है। क्या है? ध्वन्यात्मक स्वरूप है, ध्वन्यात्मक स्वरूप है। इसे कहा गया हृदय की झनकार है। क्या है? हृदय की झनकार है। किसके संदर्भ में बात हो रही है? किसके संदर्भ में बात हो रही है? यहाँ पे बात भाषा के संदर्भ में हो रही है। तो भाषा क्या है? हृदय की झनकार है, हृदय की झनकार है। और इसके संदर्भ में क्या कहा गया? क्या कहा गया? भाषा संसार का नाटमय चित्र है। भाषा संसार का नाटमय चित्र है, ध्वन्यात्मक स्वरूप है, हृदय की झनकार है। क्या है? हृदय की झनकार है जिसके स्वर में अभिव्यक्ति पाती है। जी हाँ, जिसके स्वर में, जी हाँ, जिसके स्वर में क्या होता है? जिसके स्वर में अभिव्यक्ति पाती है। जिसके स्वर में अभिव्यक्ति, इसके स्वर में क्या पाती है? अभिव्यक्ति पाती है। जी हाँ, वे अभिव्यक्ति पाती है। अभिव्यक्ति, जिसके स्वर में अभिव्यक्ति क्या होती है? अभिव्यक्ति पाती है, अभिव्यक्ति पाती है। ऐसा ही परिभाषा उसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने आप सभी के सामने, जी हाँ, आप सभी के सामने भाषा के कुछ जो है भूमिकाओं को मैंने बोला, और इसके बाद मैंने कुछ जो है स्पष्ट किया, और इसके बाद मैंने इसके अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि ये जो है संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है। इसमें आप प्रत्यय जुड़ने के बाद भाषा शब्द का उदय हुआ, और भाषा शब्द का अर्थ होता है बोलना। जी हाँ, संस्कृत की कुछ विद्वानों ने इसके संदर्भ में कहा है कि व्यक्तम वाणी भाषायाम, यानी कि व्यक्त करने का जो माध्यम है, जो इसके माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, वही क्या है? वही भाषा है। वही क्या है? वही भाषा है। ये संस्कृत के कुछ विद्वानों ने, जी हाँ, संस्कृत के कुछ विद्वानों ने इसके संदर्भ में
बताया था। ठीक है, संस्कृत के कुछ विद्वानों ने इसके संदर्भ में बताया। तो इस प्रकार से जो है अर्थ क्या हो जाता है इसका, बोलना, या फिर हम जो भाषा जो है क्या है, माध्यम है किसका, व्यक्तम वाणी, वाणी को व्यक्त करने का, विचार को व्यक्त करने का माध्यम है। ये जो है संस्कृत भाषा के बाद धातु से बना है। इसके बाद हम लोग इसके संदर्भ में बात की परिभाषाओं के संदर्भ में। जी हाँ, परिभाषा के संदर्भ में स्वीट महोदय का सबसे पहले हमने स्वीट परिभाषा देखा। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, जी हाँ, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है, भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा ही विचारों को प्रकट करना क्या है, भाषा है। ये किसने कहा था, स्वीट महोदय ने कहा था। जी हाँ, स्वीट महोदय का ये परिभाषा स्वीट से परिभाषा था। दूसरी परिभाषा के संदर्भ में हम लोग बात किए थे श्याम कुमार दास की, श्याम कुमार दास की, ठीक है, श्याम सुंदर दास की हम लोगों ने परिभाषा की बात की थी। जी हाँ, श्याम सुंदर दास की परिभाषा की बात की थी कि भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। जी हाँ, भाषा क्या है, भाषा ध्वनि संकेतों का, ध्वनि संकेतों का व्यवहार। मेरे साथ साथ आप भी दोहराते रहिए, भाषा ध्वनि संकेतों का क्या है, व्यवहार है। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। किसने कहा था, किसने कहा था, श्याम सुंदर दास जी ने कहा था उसके संदर्भ में कि भाषा क्या है, ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। जी हाँ, इसके बाद हम लोग ने जो है जानने का प्रयास किया अगले परिभाषा को। अगले परिभाषा में देखें प्लेटो, प्लेटो के संदर्भ में कहा गया। जी हाँ, प्लेटो ने क्या कहा कि विचार आत्मा की मूक, मूक मतलब जिसमें आवाज नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, मूक मतलब जिसमें आवाज नहीं होती है। तो मूक जो है क्या है, मूक और अध्वन्यात्मक अर्थात जिसमें ध्वनि नहीं होती है, वो ध्वन्यात्मक यानी कि और जो है उसकी में मतलब नकारात्मकता को दिखाता है। तो अध्वन्यात्मक यानी कि जिसमें ध्वनि नहीं होती है। अध्वन्यात्मक क्या है, स्वरूप है। अध्वन्यात्मक स्वरूप है। जी हाँ, अध्वन्यात्मक स्वरूप है। क्या है, अध्वन्यात्मक जो है स्वरूप है। जब यही विचार होठों पर ध्वन्यात्मक रूपों में प्रकट होती है। जी हाँ दोस्तों, जब यही विचार होठों पर ध्वन्यात्मक रूप में प्रकट हो जाती है तो ये क्या कहलाती है, यही भाषा कहलाती है। ये प्लेटो ने कहा था। अब हम लोग दूसरे अगले परिभाषाओं के संदर्भ में हमने चर्चा की सुमित्रानंदन पंत जी। जी हाँ, सुमित्रानंदन पंत जी ये जो है शिक्षा शास्त्रियों में या फिर हिंदी साहित्य में जी हाँ बहुत जाने पहचाने हैं और बहुत ही विख्यात हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी की एक परिभाषा को हमने देखने का प्रयास किया, जिस परिभाषा में सुमित्रानंदन जी ने यह बताने का प्रयास किए थे कि भाषा संसार का नाट्यमय चित्र है। जी हाँ, भाषा संसार का नाट्यमय चित्र है, ध्वन्यात्मक स्वरूप है। इन्होंने कहा था कि जो है भाषा संसार का नाट्यमय चित्र है, ध्वन्यात्मक स्वरूप है, हृदय की झनकार है। जी हाँ, हृदय की झनकार है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग इस वीडियो को, जो है लिख भी लेंगे आप इसके तथ्यों को, ताकि आपको अगले एग्जामिनेशन में भी काम आ सके। तो जी हाँ, तो भाषा संसार का क्या है, नाट्यमय चित्र है, ध्वन्यात्मक स्वरूप है, हृदय की झनकार है। जी हाँ दोस्तों, हृदय की झनकार है, जिसके स्वर में अभिव्यक्ति पाती है। जी हाँ दोस्तों, जिसके स्वर में अभिव्यक्ति पाती है। तो इस प्रकार से हमने 4 परिभाषाओं को जानने का